हेलो बच्चों, आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि रंजन में। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हमने पढ़ाई की और दैट इज टॉर्क का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ न्यूमेरिकल उसके ऊपर करेंगे, जिससे कि ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा एडवाइस दूंगा दैट मे रिजोनेट विद सम ऑफ यू एंड मे चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। तो उस एडवाइस को भी जरूर सुनिए। ओके, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में का न्यूमेरिकल है और दिल्ली बोर्ड में 2017 में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ए 3 मीटर लॉन्ग लैडर 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, वेइंग 20 kg, 20 kg इसका मास है। ठीक है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, ये वॉल है, ये वॉल है, फ्रिक्शनलेस वॉल है, इसके ऊपर रखा हुआ है। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर है। इसका फीट जो है इस पे रेस्ट कर रहा है ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम द वॉल है, ये 1 मीटर है फ्रॉम द वॉल। तो ये जो है, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बी है और दिस पॉइंट इज सी। तो ए सी जो है ये 1 मीटर है, 1 मीटर। और लैडर का जो दिया हुआ है लेंथ वो है 3 मीटर्स, यहां से लेके यहाँ तक, ये लैडर तक, बी पॉइंट तक 3 मीटर। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है हमको, इसका मास दिया हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। मास दिया है इसका 20 kg। अभी क्या फाइंड करने को बोलता है, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल। हमको रिएक्शन फोर्सेस जो भी हैं ऑन द वॉल एंड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे जो भी रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं और वॉल पे जो भी रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये लैडर है, ब्लू कलर में लैडर है और ये वॉल लिखा हुआ है, ये फ्लोर है। ठीक है, वॉल जो है फ्रिक्शनलेस है। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, देखो क्या करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे, ये देखो ऐसे रखा हुआ है तुम्हारा, ये जो है लैडर है, ये वॉल है और ये फ्लोर है। ठीक है, ये है बी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है। तो इसमें हमको ए बी मालूम है और ए सी मालूम है, तो हम ये बी सी की लेंथ जो यहाँ से फ्लोर से लेके सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो हमारा वॉल है, जहाँ पे कि इसका ये पॉइंट है, लैडर का ये पॉइंट टच हो रहा है बी पॉइंट पे, उसका लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का हाइट। इसका हाइट कितना है। ठीक है, तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर, ये देखो ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको ए बी मालूम है, ए सी मालूम है, बी सी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बी सी स्क्वायर ए सी को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अभी बी सी क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए बी और ए सी की वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है और ए सी की वैल्यू कितनी है, ये हम लोग देख लेते हैं।
देखो AB की वैल्यू है 3 मीटर्स, लैडर का लेंथ है 3 मीटर, ठीक है, और उसका फ्लोर पे इस वॉल से यहाँ तक का लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर। इसको यहाँ रख देते हैं वैल्यूज को। ये क्या करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 4 रूट इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा और अंदर इसके अंदर बचेगा √2, ठीक है, ठीक है। इतना मीटर, इतना आ गया आंसर 2√2 मीटर्स। तो ये BC की लेंथ हमने निकाल ली यहाँ से यहाँ तक। वॉल पे कितना हाइट है, इस लेटर का किस हाइट तक जा रहा है, ये हाइट हमको मालूम पड़ गया 2√2 मीटर्स, ठीक है। चलो अभी हमको तीनों लेंथ मालूम पड़ गई, 3 मीटर, 1 मीटर एंड 2√2 मीटर। अब हमको क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस। तो हम लोग रिएक्शन फोर्सेस देखते हैं कहाँ कहाँ लगेंगी। तो पॉइंट वाइज चलते हैं, पहले बी पॉइंट पे देखते हैं क्या रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये जो लैडर है ब्लू कलर का, जो टॉप पॉइंट है उसका बी, ये एक फोर्स लगाएगा वॉल के ऊपर, और वॉल फोर्स लगाएगी लैडर के ऊपर ऐसे, F1 फोर्स लगाएगा वॉल लैडर के ऊपर F1। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लैडर ने वॉल पे लगाया तो वॉल ने लैडर पे लगाया F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, वॉल ने इस डायरेक्शन में बाहर की डायरेक्शन में F1 फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये पहले पॉइंट का फोर्स हो गया। अब देखते हैं हम लोग, ये लैडर का जो वेट दिया है 20 kg, ठीक है, इसका जो मास दिया है, सॉरी, इसका मास दिया है 20 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा बच्चों 20 इंटू जी, दैट इज 20 इंटू 9.8। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे क्या होगा, यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट काम करेगा, ठीक है, और इसको अर्थ पुल करेगा। तो अर्थ पुल करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे वेट या इसको फोर्स बोल सकते हैं, जो भी, ये हो जाएगा 20 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 98/100 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 98 इज इक्वल टू 196 न्यूटन आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो W हमको मालूम पड़ गया यहाँ पे। अब ए पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे क्या फोर्सेस लगेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, यहाँ भी वही होगा। लैडर जो है ये फ्लोर पे फोर्स लगाएगा और इसके रिएक्शन में फ्लोर लैडर पर फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स, एन लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और ये लैडर को, ये तो वॉल तो फ्रिक्शनलेस था लिखा हुआ है, लेकिन फ्लोर के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो ये इस पे फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स F इस डायरेक्शन में लगेगा, F, ठीक है। और इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चों, वो रहेगा F2। दिस आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, डोंट वरी। F2 कैसे आ रहा है सब कुछ बता दूंगा मैं, क्लियर कर दूंगा F2, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये सारे फोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए लैडर पे पॉइंट वाइज। देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया फोर्स F1 ड्यू टू रिएक्शन बाय द वॉल ऑन द लैडर। एक फोर्स लैडर जो लगाएगा वॉल पे, वॉल भी उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लैडर पे लगाएगा, तो ये फोर्स हो गया F1। देन इसका जो वेट है, ये एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है 20G, 30G, 20G, इसका मास दिया 20G, तो 20G वेट इस पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ये W हो गया। अब हम लोग आ गए पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे भी लैडर का जो फ्लोर पे फोर्स लगा रहा है, फ्लोर भी लैडर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ओके। और इस पॉइंट पे फ्रिक्शन रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F डायरेक्शन में लगेगा, जो कि लैडर को स्लिप होने से रोकेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, लैडर को इधर स्लिप होने से, इस डायरेक्शन में स्लिप होने से रोकेगा, ठीक है। वी नो दैट फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, तो यहाँ पे अपने को हेल्प कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो
अब हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंट फोर्सेस को। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल में देखो कौन कौन से फोर्स हैं। एक फोर्स यहाँ पे हमको दिख रहा है एन ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स दिख रहा है डब्ल्यू जो कि अपोजिट में नीचे है। दो फोर्सेस दिख रहे हैं एन और डब्ल्यू, ठीक है। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे निकाला हुआ है 196 न्यूटन, तो ये लिख देंगे 196 न्यूटन, ठीक है। अब देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल में देखते हैं हम, एक फोर्स F1 लग रहा है इस पॉइंट पे, और एक यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है स्मॉल f, ये दोनों इक्वल है, F1 इज इक्वल टू स्मॉल f है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ये हमने किया, यहाँ पे हमने किया, देखो वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट किया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट किया, बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्विलिब्रियम देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू मालूम थी तो n की वैल्यू वही रहेगी, और हॉरिजॉन्टल में F1 इज इक्वल टू F आ गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि विल टेक A एज ए पॉइंट, कंसिडर करेंगे जिसके अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहे हैं, ठीक है, जिससे कि इस पॉइंट का हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस लैडर का कैलकुलेट कर सकें। दैट विल वी विल बी कंसीडरिंग ए एज ए पॉइंट अराउंड विच दिस रोटेशनल मोशन इज हैपनिंग। तो देखो F फोर्स की कैसे फोर्स लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा, ठीक है। इसका टॉर्क कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और W ये जो यहाँ से है इसका रहेगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज लगाएगा। तो इन दोनों के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा है इसके पहले के क्लास में, तो उसको इक्वेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो उसको मैं इधर कर देता हूँ जिससे ये दिखता है, यहाँ पर करता हूँ। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है जिसको हमने कंसीडर किया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे डी पॉइंट पे ए लगा हुआ है, और इसका जो ये पॉइंट है बी, वॉल का पॉइंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन कर रहा है बी है, इस पे फोर्स कितना लगा हुआ है, बी पे F1 है, तो इसको हम लोग F1 इधर ले लेंगे, F1 यहाँ ले लिए, ये बी पॉइंट हो गया। और इस साइड में देखो W लेंगे, W ये जो एंटी क्लॉकवाइज है और W क्लॉकवाइज करेगा, ये फोर्स W क्लॉकवाइज करेगा, ये किस पॉइंट पे है, डी पे है। अब देखो ध्यान से देखो, ए बी ये डिस्टेंस हमको मालूम करनी है, ए बी, तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, तो इसको इधर एक्सटेंड कर दो और ए से इसका डिस्टेंस देख लो, ए से इसका डिस्टेंस क्या होगा, वही डिस्टेंस इसका ए से होगा, इस पॉइंट का से लेके ए तक का डिस्टेंस वही होगा जो सी से बी तक का है, राइट, जो सी से बी तक का है वही ए से बी का रहेगा। तो क्या डिस्टेंस है, 2√2 है मीटर। अब ए और डी के बीच में देखते हैं, ए और डी के बीच में, ठीक है, मैं इसको फिर से यहाँ क्लियर बना देता हूँ। ये देखो ये वॉल हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पॉइंट डी है, ठीक है, यहाँ वेट डब्ल्यू है। तो इसका लाइन ऑफ फोर्स आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये 1 मीटर को हाफ में डाइसेक्ट कर देगी,
ठीक था, बेस 1 मीटर था, उसको हाफ में डाइसेक्ट हो जाएगा तो ये हाफ मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका लीवर आर्म का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा। पहले वाले का लीवर आर्म का डिस्टेंस कितना था, एज टू दिस पॉइंट वाज इक्वल टू बी टू सी, लीवर आर्म का डिस्टेंस 2√2। तो ये डब्ल्यू के लिए कितना हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया, तो ये हाफ मीटर ले लेंगे यहाँ पे। अब हम फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, F1 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो इन मूवमेंट्स को इक्वेट करेंगे, कैसे करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं, F1 इंटू ए बी इज इक्वल टू W इंटू ए डी। अभी ए बी और ए डी और W की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो F1 इज इक्वल टू इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, 2√2 है, W कितना है 196 न्यूटन है, ए डी कितना है, हाफ है। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 196, 2√2 नीचे आ जाएगा, इंटू 2 पहले से है, तो ये हो गया 196 अपॉन 4√2 न्यूटन, इतना न्यूटन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 196 अपॉन 4√2 को सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 49/√2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी डिवाइड करने पे 34.6 न्यूटन। ठीक है, 34.6 न्यूटन आ जाएगी। तो F1 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 34.6 न्यूटन। और हमने यहाँ पे इक्वेशन में देखा है कि इस इक्वेशन 2 में हमने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो F1 की इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू F, तो F की वैल्यू भी कितनी हो गई, 34.6 न्यूटन हो गई। ठीक है, अभी हमको कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई वो देखते हैं। देखो F1 मालूम हो गया 34.6 न्यूटन, F मालूम हो गया हमारा, F फ्रिक्शन फोर्स, F स्मॉल f, ये हो गया 34.6 न्यूटन। और हमको क्या मालूम हो गया, W मालूम हो गया 196 न्यूटन। और अभी हमको क्या नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, F2 नहीं मालूम है यहाँ पे, F2। ठीक है, F2 जो था वो क्या था, F2 जो था वो इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा था फ्लोर पे, नॉर्मल फोर्स, इधर लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है ये हमने वेक्टर में पढ़ रखा है, ये फोर्स F2 था और इसका एंगल था मान लेंगे हॉरिजॉन्टल से अल्फा, तो ये F2 निकालेंगे। तो ये भी पाइथागोरस से निकलेगा थ्योरम से, जैसे पहले निकाला, ये रेक्टेंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये n इधर है, यहाँ से यहाँ तक n है, तो यही वेक्टर यहाँ आ जाएगा n पैरेलल में। तो कैसे निकालेंगे इसको, F2 को इस निकालेंगे, F2 स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, और n की वैल्यू भी हमको मालूम है, n इज इक्वल टू 196 न्यूटन। तो यहाँ पे निकाला हमने n, न्यूटन। ठीक है, तो 196 न्यूटन मालूम है, तो F2 की यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 196 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, स्मॉल f स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34.6 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो ये अराउंड अंडर 40,000 से थोड़ा कम आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 199 न्यूटन F2 की, ठीक है। F2 विल बी 199, F2 विल बी 199 न्यूटन, ठीक है। अभी सारे फोर्सेस हमको मालूम पड़ गए, F1, F, W, N और F2। अब हम ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमको डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए, अल्फा निकालना पड़ेगा, ये अल्फा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बच्चों tan अल्फा, क्या ले लेंगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा n/f, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है, n/f हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख दो, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम करेंगे। तो n की वैल्यू थी 196, ये निकाला हुआ है यहाँ पे देखो 196, और स्मॉल f जो है ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग स्मॉल f कितना ले लेंगे, f1 की देखो यहाँ पे f1 जो है ये f के इक्वल है, और यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी आई हुई है 196/4√2, 196/4√2 को यहाँ रख देंगे। f की और एक वैल्यू विदाउट सॉल्व की कितनी थी 196/4√2 थी इस f की वैल्यू, तो इसको रख देंगे यहाँ पर 196/4√2। तो 196 से 196 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4√2 ऊपर चला जाएगा, 4√2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 6 और 4 5.656 आ जाएगी इसकी वैल्यू tan अल्फा की। फिर इसका इन्वर्स जब लेंगे tan इनवर्स अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5.656, इस वैल्यू का जब लेंगे तो that will come to approximately 80 डिग्री, अल्फा विल बी approximately 80 डिग्री। तो हमको ये एंगल भी मालूम पड़ गया, ये एंगल। अब हम लोग फिगर में देखते हैं इसको ध्यान से, फिगर को मैं वापस से क्लियर इधर बना देता हूँ। ये वॉल है, ये फ्लोर है, ये लैडर है, ठीक है। ये हमने वैल्यू 2√2 निकाली पाइथागोरस से, ये पॉइंट A था, ये B था, ये C था, ठीक है। ये 1 मीटर दिया हुआ था और इसकी लेंथ दी हुई थी 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। इसका वेट हमने निकाल लिया W, M मास दिया हुआ था 20 kg, तो 20 kg से हमने W निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। एक फोर्स ये मिल गया। यहाँ पे हमने बताया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ पे फोर्स मान लो F1 लग रहा है। अभी देखो बच्चों, ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया है m kg का, ठीक है। m kg का यहाँ पर ब्लॉक रख दिया, इस सरफेस के ऊपर m kg का ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो इसको जो पुल करेगा ये वो किस फोर्स से करेगा, m इंटू जी से, ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लगेगा, ये फोर्स हो जाएगा, यही वेट W हो जाएगा, यही फोर्स हो जाएगा। फोर्स क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू ma होता है। a को यहाँ किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, a रिप्लेस हो जाएगा g से, तो m इंटू जी कर देंगे, वही मैंने किया है। तो जब आप इसको mg करोगे, 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 196 न्यूटन्स, ठीक है। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें काफ़ी फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में। जैसा मैंने बताया ये F1 इधर लग रहा है और फ्रिक्शन इस साइड में लग रहा है, ठीक है, स्मॉल f। देखो अगर एक सरफेस है, रफ सरफेस है, इट इज ए रफ सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया m kg का, ये रखा ब्लॉक, ठीक है, और इसमें हमने फोर्स इधर की तरफ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ये मूव होगा। तो फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों, वो सरफेस पर लगता है और रिलेटिव मोशन को, जैसे इस सरफेस का रिलेटिव मोशन और इसका जो ब्लॉक का मोशन है इसको अपोज करता है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा।
अगर ये राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं। मान लो ये है mkg का ब्लॉक, इस पर फ्रिक्शन, इस पर हमने फोर्स इधर लगाया F का, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नेचुरली इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारे केस में F2 किस डायरेक्शन में था, F1 सॉरी F1 फोर्स किस डायरेक्शन में था, लेफ्ट डायरेक्शन में था, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये था। ठीक है, दीज आर ऑल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स है ना, तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा था, मान लो एक सरफेस पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, mkg का, ये भी कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ पे जो इसका मैंने बताया वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वो mg रहेगा। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर दो बॉडी हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, और ये बॉडी जो है इस बॉडी पे फोर्स लगाएगी, और ये जो बॉडी है सेकेंड वाली वो फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसकी इक्वल एंड अपोजिट एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। ठीक है, एंड विल बी इक्वल टू mg या w, या इसको बोल लो w। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे किया था ना, एन को W के बराबर कर दिया था। ये न्यूटन थर्ड लॉ से हो रहा था। यहाँ पे एन इज इक्वल टू mg, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसमें पहले वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल, ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, ये एक फोर्स है वर्टिकल और एक एन है, ये दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, दो ही फोर्स है, और ये लैडर इक्विलिब्रियम में है, ये हिल डुल नहीं है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशनलेस है। ठीक है, तो मोशनलेस है तो ये फोर्स जो है W और N इक्वल हो जाएंगे, तो N इज इक्वल टू W हो जाएगा। W की वैल्यू मालूम थी हमको 196 न्यूटन, तो N की वैल्यू भी 196 न्यूटन हो गई। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख दी, ये आंसर है हमारा पूरा, दिस इज आंसर। ठीक है, अभी हमको ये मालूम हो गया, N मालूम हो गया। अब F और F1 दोनों इक्वल है, ये F1 है, ये F है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, ये फोर्स इधर लग रहा है F1, और इधर लग रहा है फोर्स F1 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में F है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसको इक्वेट किया, इसको इक्वेट करने के बाद यहाँ पे हमने किया इसको, यहाँ पे किया इक्वेट इसको। ठीक है, इसके बाद हमने F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। F1 की वैल्यू हमको कैसे मिली, हमने इस पॉइंट को, ए पॉइंट को, इसके अबाउट हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस किया। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस किया, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे बैलेंस किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया पूरा। डिस्टेंस हमको मालूम थी, ये डिस्टेंस 2√2.5 मालूम था, इधर फोर्स F1 हमको अननोन है और W हमको नोन है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट करके एक जो अननोन है W, उसको हम, जो अननोन है F1 जो अननोन है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 34.6, और यही वैल्यू F की हो गई फ्रिक्शन की। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई ये, तो हमको F1 मालूम हो गया, F मालूम हो गया, W मालूम हो गया, N मालूम हो गया, और F2 कैसे निकाला हमने, F2 को सेम वे में निकाला। यहाँ पे ये जो F2 फोर्स है ये दो कंपोनेंट में बटा हुआ है, एक फ्रिक्शन में, एक नॉर्मल में। ठीक है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, तो ये यहाँ पे ये नॉर्मल के बराबर रहेगा, ये अल्फा रहेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, F2 की वैल्यू आ गई, और उसके बाद इसका एंगल कैलकुलेट कर दिया tan अल्फा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमको काफ़ी ढेर सारे कॉन्सेप्ट समझने को मिले। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप वापस से प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के बाकी भी क्वेश्चंस कीजिए। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि एट द एंड आई विल गिव यू सम एडवाइस so that you can improve your performance to the next level,
एंड यू कैन रियली डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। वो क्या है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, हम लोग थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और भी जो कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमको जब अपने किसी चैप्टर को फाइनल टच देना होता है कि हमने फुल्ली अंडरस्टैंड उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है और नाउ वी वांट टू गेन कॉन्फिडेंस, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि उस चैप्टर का PYQ करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल है, अरिहंत में है, MPC में है, ओसवाल में है, और जैसे आप बोर्ड का दे रहे हो तो आप बोर्ड का ले लो, नीट दे रहे हो तो नीट का ले लो, और JEE दे रहे हो तो उसका ले लो, जिसका भी आप कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज ले लो। ठीक है, मार्केट से ले लो, और जब एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हो तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इन PYQs को करो। इसको करने से आपको क्या फायदा होगा? एक तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर ले रहे हो। सेकंड, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपनी गलतियों को मालूम पड़ेगा और उसको ठीक करने के लिए आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि यस आई एम मेकिंग दीज मिस्टेक्स, सो आई शुड इम्प्रूव ऑन दीज थिंग्स। या ऐसा भी मालूम पड़ेगा कि हम क्या नहीं सोच पा रहे, क्या हमको अप्लाई करना है जो नहीं कर पाए और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो दैट विल गिव यू ए फिनिशिंग टच, यू नो, फाइनल टच आपको मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस इस लेवल के क्वेश्चंस मैं कर ले रहा हूँ। तो डेफिनेटली इन एग्जाम अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आई विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। तो अगर आप इस एडवाइस को हमारे मानते हो और एवरी चैप्टर के बाद में PYQs को कंप्लीट कर लेते हो, लास्ट 8 to 10 years विल बी मोर देन इनफ, इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव लाइक एनीथिंग, यू कैन रियली डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। सो बच्चों, with these words I will stop my today's video here, and I will request you all to subscribe, like and share। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, वहां पे हम लोग जानेंगे किसके बारे में? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे उस वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।